A 5 years old child developed the fever with rashes. Also had the cough, conjunctivitis, coryza. The image is the child is given. What is the diagnosis? तो देखिए यह इमेज में क्या दिया है, मैकुलोपैपुलर रैश विथ फीवर. तो देखिए फीवर विथ रैश, कौन सा ये रैश है, जो कौन सा रैश है, मैकुलोपैपुलर रैश, मैकुलोपैपुलर रैश. फीवर विथ राइस रैश, कंजक्टिवाइटिस और कोरियाजा ये किसका फीचर है, मीजल्स का. तो रैश कौन सा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे कौन सा रैश दिखाई दे रहा है, मैकुलर पैपुलर रैश. तो मैकुलर पैपुलर रैश किस किस में डिजीज में दिखाई देता है, तो देखिए मैकुलर पैपुलर रैश एक दिखाई देता है वार्सिला जोस्टर में, सेकेंड हो गया स्कारलेट फीवर में, थर्ड हो गया स्मॉल पॉक्स, और फोर्थ हो गया मीजल्स, फिफ्थ हो गया टाइफस, सिक्स हो गया डेंगू, और सेवंथ हो गया टाइफाइड. तो देखिए मैकुलर पैपुलर रैश फीवर के बाद कब दिखाई देता है, आफ्टर फीवर. तो मैकुलर पैपुलर रैश आफ्टर फीवर फर्स्ट डे में दिखाई देगा तो वार्सिला जोस्टर, इफ सेकेंड डे में दिखाई देगा तो स्कारलेट फीवर, थर्ड डे में दिखाई देगा तो स्मॉल पॉक्स डिजीज. मैकुलर पैपुलर रैश फोर्थ डे में कौन से डिजीज में दिखाई देता है, मीजल्स में. ऐसा ही फिफ्थ डे टाइफस में, सिक्स्थ सेवंथ डेंगू में, और सेवंथ डे में जो मैकुलर पैपुलर रैश किस में दिखाई देता है, टाइफाइड में. तो मैकुलर पैपुलर रैश का वो हो गया किस किस डिजीज में दिखाई देता है, उसको याद कैसे रखेंगे, तो उसको याद रखने के लिए क्या करें, निमोनिक्स एक याद कीजिएगा. क्या हुआ, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टैबलेट. तो यहाँ पर देखिए वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टैबलेट, इसको ऐसे याद रखेंगे. तो डायग्नोसिस क्या हुआ, मीजल्स. और देखिए मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस एक्सटर्ना. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ निमोनिया. क्या है, निमोनिया. और डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, डायग्नोसिस के लिए CSF एंड सीरम एंटी मेजल्स एंटीबॉडी, सीरम्स एंटी मेजल्स एंटीबॉडी चेक करेंगे. और मेजल्स का पैथोजेनिक फीचर क्या है, पैथोजेनिक फीचर कोप्लिक स्पोर्ट किस में दिखाई देता है, मेजल्स में. और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 8 to 10 डेज. और देखिए इरिथीमा इन्फेक्टोजम को कौन सा वायरस कॉज करता है, पारोवायरस B19 कॉज करता है. और इसमें इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, स्लैप्ड चिक रैश. इसमें कौन सा रैश प्रेजेंट रहता है, स्लैप्ड चिक रैश. वहीं पे देखिए हैंड फुट डिजीज में कौन सा वायरस कॉज करता है, इंटीरोवायरस और कोक्साकी वायरस. और इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, कोक्सिका फीवर एंड वेसल्स. और वेसल्स कहाँ कहाँ पे देखेगा, हैंड फुट और माउथ में.
और चिकन पॉक्स में क्या देखेगा, मैकुलोपैपुलर रैश। और कौन से दिन में, फर्स्ट डे में। आफ्टर फीवर के बाद जो रैश देखेगा फर्स्ट डे में, जो रैश देखेगा वो क्या होगा, चिकन पॉक्स और वार्सिला जोस्टर। तो यहाँ पे आंसर ए। विथ इन हाउ मेनी आवर कैन ब्रेस्ट फीडिंग इज इनिशिएटेड अ परफेक्टली हेल्दी चाइल्ड विथ नो एनाटोमिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट एज सुन एज पॉसिबल और विथ इन 1 आवर, और ब्रेस्ट फीडिंग है ये रिकमेंडेड कितने मंथ तक करेंगे, रिकमेंडेड 6 मंथ तक। इफ लेस देन 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग दोगे तो इफ लेस देन 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक नहीं दोगे, इफ लेस देन 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो क्या कॉज करेगा, सीलियाक डिजीज और फूड एलर्जी करेगा। और देखिए आफ्टर 6 मंथ बेबी को क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। और देखिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोरेज कितने दिन तक कर सकते हैं हम स्टोरेज। तो देखिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोरेज कितने दिन तक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में कितने दिन तक कर सकते हैं, 8 to 10 आवर तक। वही में देखिए रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में कितने आवर तक के लिए कर सकता है, 24 आवर तक के लिए। वहीं पे -20 डिग्री सेल्सियस में कितने आवर तक के लिए कर सकते हैं, 3 मंथ तक के लिए। और -20 डिग्री सेल्सियस है, उसको क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजर। तो वही डीप फ्रीजर में कितने दिन तक हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, 3 मंथ तक। और ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड किस में रहता है, एक हो गया ग्लैक्टोजीमिया और सेकेंड कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। और मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, गल्ट डिफिशियंसी डिजीज। तो ये हो गया बेबी रिलेटेड कंट्राइंडिकेटेड। अब मदर रिलेटेड कंट्राइंडिकेटेड कौन सा है, मदर रिलेटेड कंट्राइंडिकेटेड केमो और रेडियोथेरापी इफ मदर का होता रहेगा तो हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। अब देखिए कोलोस्ट्रियम मिल्क किसको बोलते हैं, कोलोस्ट्रियम मिल्क फर्स्ट 72 आवर्स तक जो आफ्टर डिलीवरी मिल्क सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रियम मिल्क। तो इसको 72 आवर्स के कितना याद रखेंगे, सी मीन्स क्या हुआ, 3 डेज। तो 3 डेज तक तो सिक्रीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रियम मिल्क। तो वहीं पे ट्रांजिशन मिल्क किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन मिल्क टी हुआ तो 2 वीक तक जो मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क उसको क्या बोलता है, ट्रांजिशन मिल्क। तो बाकी कौन सा मिल्क रहेगा, मैच्योर मिल्क। तो आफ्टर 2 वीक जो सिक्रीशन होता है ब्रेस्ट मिल्क उसको क्या, कौन सा मिल्क बोलता है, मैच्योर मिल्क। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। Which of the following are not correct about the ABCD in pediatric advanced life support। तो देखिए ए से क्या होता है, ए और ए, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी और ई से एक्सपोजर। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट क्या है, डी। अकॉर्डिंग टू द न्यूनेटल रिसुसिएशन प्रोटोकॉल चेस्ट कंप्रेशन इज इनिशिएटेड एट द हार्ट रेट ऑफ
तो यहाँ पे देखिए चेस्ट कंप्रेशन का इंडिकेशन सब हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट रहेगा तो, एंड डिस्पाइट एडिक्यूट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और देखिए चेस्ट कंप्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का रेशियो कितना रहेगा 3:1। और चेस्ट कंप्रेशन के लिए टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? एक हो गया 2 फिंगर, एक हो गया 2 थंब। तो प्रीफर कौन सा करेंगे 2 थंब टेक्निक। और यहाँ पे O2 कितना यूज करेंगे चेस्ट कंप्रेशन टाइम में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का, तो O2 कितना यूज करेंगे 100%। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्पाइट एडिक्वेट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो जाएगा तब हम, और हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाएगा तब हम चेस्ट कंप्रेशन कर देंगे। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब यूज करेंगे, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का इंडिकेशन सब क्या क्या है, इफ हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट हुआ तो, एपनिया हुआ तो, और थर्ड गैस्पिंग। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए डिवाइस कौन सा यूज करेंगे, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड मास्क, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड मास्क। और बैग एंड मास्क में वॉल्यूम कितना रहेगा, कितना वॉल्यूम 240 to 750 ml। और बैग और मास्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। और देखिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में इनिशियली O2 कितना यूज करेंगे, O2 कितना यूज करेंगे 21%, इनिशियली 21% करेंगे। लेटर क्या करेंगे, एम्बू बैग अटैच करेंगे, एम्बू बैग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में अटैच करेंगे। और एम्बू बैग अटैच करेंगे तो क्या क्या FiO2 डिलीवरी इंक्रीज करेंगे, फंक्शनल इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा देंगे, इंक्रीज। और FiO2 मैक्सिमम कितना देंगे 0.6 तक, लेस देन 0.6। इफ 0.6 से ज़्यादा देंगे तो क्या कॉज करेगा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अब देखिए चेस्ट कंप्रेशन लेस देन 60, और क्या बोलते हैं, डिस्पाइट ऑफ द CC एंड CV यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। देखिए हार्ट रेट लेस देन 60 एंड 60 पर मिनट, एंड डिस्पाइट PPP डिस्पाइट हो गया तो चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अब डिस्पाइट चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों डिस्पाइट हो गया तो क्या देंगे, एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन कौन से रूट से देंगे, प्रीफर करेंगे IV रूट थ्रू द अम्बलाइकल वेन कैथराइजेशन। डोज कितने देंगे, एड्रेनालिन का डोज कितने देंगे 0.01 mg पर kg। और डाइल्यूट कितने में करके 1:10,000 के रेशियो में डाइल्यूट करके देंगे। और कितने टाइम तक देंगे, कैन बी गिवन अप टू 3 टाइम्स, तक देंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, D 60 पर मिनट। तो वहीं पे देखिए डिलीवरी रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, डिलीवरी रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे सक्शन कहाँ से, रिसोसिएशन के टाइम में सक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से, पहले माउथ में सक्शन करते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय द नोज,
और सक्शन का प्रेशर कितना रहेगा, सक्शन करने टाइम में सक्शन का प्रेशर कितना रहेगा 80 to 100 mmHg नॉर्मली। और नियोनेट अनएबल टू ओपन द आईलिड, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन द इमेज। तो यहाँ पे देखिए नियोनेट है, तो देखिए नियोनेट में मोस्ट कॉमन भास्कुलर आईलिड ट्यूमर कौन सा होता है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा। तो ये जो है तो ये क्या है, कैपिलरी हेमेंजियोमा। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। A neonate born primi gravida at home brought at 12 hours of life with history of the fourteenth from the mouth, X-ray of child given, what is the diagnosis। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, क्वाइलिंग ऑफ राइल्स ट्यूब। और कहाँ पे इंसर्शन है, इंसर्शन इन ओसोफेगस। और जो एक्सरे में नो गैस प्रेजेंट नहीं है, कोई बबल नहीं है, तो नो गैस प्रेजेंट। तो ये दोनों इफ प्रेजेंट, एक्सरे में गैस प्रेजेंट नहीं रहेगा, और क्यों क्या बोलते हैं, क्वाइलिंग ऑफ राइल्स ट्यूब रहेगा, इसोफेगल में इंसर्शन रहेगा। तो इसका डायग्नोसिस क्या हुआ, इसोफेगल एट्रीजिया। और इसोफेजियल एट्रिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो देखिए इसोफेगल एट्रीजिया तो हो गया, तो क्या बोलता है, टेस्ट करेंगे इसोफेगल एट्रीजिया के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ इसोफेगल एट्रीजिया का, देखिए ट्रेकिया है तो ट्रेकिया तो करेंगे ही, तो क्या हुआ ट्रेकिया ब्रोंकोस्कोपी विथ इंडोस्कोपी भी करेंगे। तो इसोफेगल एट्रीजिया क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रेकिया ब्रोंकोस्कोपी विथ इंडोस्कोपी। और क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, तो ड्रोलिंग ऑफ सेलिवा एंड रिग्रुगेशन। और देखिए अदर क्लिनिकल फीचर सब क्या रहेगा, C3D, डी मीन्स क्या हुआ, डिस्फेजिया। और C3 मीन्स क्या हुआ, चोकिंग, कॉफिंग एंड साइनोसिस। और देखिए इसोफेगल एट्रीजिया 5 टाइप्स का होता है, और मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा होता है, C। और लीस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, D। तो यहां पे आंसर कौन सा हुआ, इसोफेगल एट्रीजिया। देखिए बोथ टेलक हर्निया क्या है, कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया कौन सा हुआ, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया बोथ टेलक हर्निया। और अदर कॉन्जेनाइटल हर्निया कौन सा है, मोर्गैनी हर्निया। और कॉन्जेनाइटल हर्निया का ट्राइड क्या है, RDS मीन्स क्या हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। D मीन्स क्या हुआ, डेक्स्ट्रोकार्डिया। और यस मीन्स क्या हुआ, एस्केफाइड एब्डोमेन। और देखिए कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया followed by the pulmonary hypertension।
A 8 years old child present with a high grade fever, restlessness for last 2 days and is found to have the neck rigidity. Lumbar puncture was done. CSF show the turbid CSF with 80% polymorphonuclear cell and 20% lymphocyte. What is the diagnosis? तो यहाँ पे देखिए नेक रिजिडिटी, सडन हाई ग्रेड फीवर और मेंटल स्टेटस अल्टर रहेगा बच्चा में, बेबी में, तो डायग्नोसिस क्या करेंगे? मेनिंजाइटिस। और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? CSF एग्जामिनेशन। और CSF में से कौन सा मेनिंजाइटिस है ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक हो गया कौन सा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक हो गया कौन सा? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, एक हो गया वायरल मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम शुगर का करेंगे, CSF में शुगर देखेंगे। तो देखिए बैक्टीरिया जो है ईट शुगर, बैक्टीरिया शुगर खाता है। तो बैक्टीरिया जब शुगर खाता है तो बैक्टीरिया में शुगर क्या होगा? डिक्रीज होगा। TB भी वाला तो भी बैक्टीरिया है तो उसमें भी बैक्टीरिया में ये डिक्रीज होगा। शुगर बैक्टीरिया में भी डिक्रीज होगा और ट्यूबरकुलर में भी डिक्रीज होगा। वायरल में वायरस शुगर को नहीं खाता है तो इसमें नॉर्मल रहेगा। उसके बाद सेकेंड टेस्ट क्या करेंगे? सेल। तो देखिए बैक्टीरिया में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहता है, मोर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहता है। और क्या बोलता है? ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट रहता है। तो देखिए बैक्टीरिया और वायरस छुटियाने के लिए हम शुगर टेस्ट करेंगे। इफ शुगर नॉर्मल रहा और ये दोनों बैक्टीरिया में शुगर डिक्रीज रहा तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस। और बैक्टीरिया में क्या होगा? बैक्टीरिया और ट्यूबरकुलर। तो बैक्टीरिया और ट्यूबरकुलर में हम सेल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहेगा तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, इफ लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेल ज़्यादा है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल ज़्यादा है, तो कौन सा डायग्नोसिस क्या हुआ? बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस। और देखिए CSF का कलर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में टॉर्बिड होता है और ट्यूबरकुलर में क्लियर और वायरल में भी क्लियर फ्लूइड होता है, क्लियर CSF। तो यहाँ पे भी देखिए टॉर्बिड दिया था, टॉर्बिड CSF। तो यहाँ से कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या हो गया? बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस।